हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा अबाउट फिजिक्स ओलंपियाड्स एंड अबाउट हाउ टू एक्सेल इन फिजिक्स। तो बेटा ये कोई बहुत इजी चीज़ नहीं है टू एक्सप्लेन कि हाउ टू एक्सेल इन फिजिक्स। देयर विल बी मल्टी पॉइंट्स, देयर विल बी मल्टी सेशंस ऑन इट। तो ग्रेजुअली फिर आपको समझ में आता जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन एक्सेल इन फिजिक्स। तो बेटा पिछले कुछ समय से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे। स्पेसिफिकली क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ के पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि वो उनका बच्चा इंटरेस्टेड है इन अपियरिंग फॉर फिजिक्स ओलंपियाड्स। काफ़ी लोगों ने कई अप्रीहेंशंस दिए कि क्या इतनी अर्ली स्टेज में फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहीं बर्नआउट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जब वो जे एडवांस तक पहुंचेगा तो इट विल बी ए बर्नआउट। तो स्टूडेंट्स, मेरा पहला मैसेज आप लोगों के लिए है कि देयर इज़ नथिंग लाइक बर्नआउट। इनफैक्ट चाइल्ड प्रोडिजीज मस्ट ऑलवेज बी प्रमोटेड। उनको हमेशा प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको हमेशा इनकरेजमेंट मिलना चाहिए। जो तेज भाग सकता है उसको तेज भागने की इजाज़त मिलनी चाहिए। आप सचिन तेंदुलकर को ले लें, बहुत अर्ली स्टेज में वो आ गए थे, उससे अच्छा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। आप प्रेजेंट चेस ओलंपियाड की टीम को ले लें जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में धमाल मचा रखा है। तो मेरी बात का सीधा सा मैसेज ये है कि जो तेज भाग सकता है उसको और तेज भागने दो। जब वक्त आएगा, समय आएगा, तो उसको और नए नए चैलेंजिंग टास्क दिए जाएंगे, और नए नए न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, और नया नया मटेरियल दिया जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए पहली बात मैं एब्सोल्युटली क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो हार्म in starting early preparation from the stage of class 9th and class 10th। ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए ये टाइम एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट है, देयर इज नो इशू इन इट। ओलंपियाड रिक्वायर्स वेरी इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ फिजिक्स। क्योंकि वो इन डेप्थ है तो इसलिए उसमें थॉट डेवलपमेंट में टाइम लग सकता है। फिजिक्स ओलंपियाड का जो फाइनल स्टेजेस है वो जे एडवांस के ऊपर होते हैं। तो एक बात की मैं पूरी क्लैरिटी दे दूं कि जे एडवांस के लिए 4 इयर्स प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम दे रहे हैं तो देयर इज़ नो ट्रबल इन इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। बट वो 2 ईयर प्रोग्राम सफिशिएंट है उसके लिए, ठीक है। बट जब आप जे एडवांस के अलावा इन एडिशन टू दैट जब आप फिजिक्स ओलंपियाड की बात करते हैं और उसमें मेडल्स जीतने की बात करते हैं तो इट रिक्वायर्स इंटेंसिव ट्रेनिंग और इसमें समय लग सकता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है प्रीवियसली, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 9 से स्टार्ट किया दे हैड बिगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मेडल्स। मेरे जो संपर्क में जो बच्चे आए, कांटेक्ट में जो बच्चे आए जिनका मैंने मेंटरिंग किया, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन अर्ली, मोस्ट ऑफ देम। और एटलीस्ट 3 to 4 मैं ऐसे फिजिक्स इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने काफ़ी अर्ली स्टेज से इवन फ्रॉम क्लास 8th भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे देर इज़ नो हार्म इन इट, इन डेप्थ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। तो होपफुली माई पॉइंट इज क्लियर कि जो प्रोडिजी है लेट देम बी अहेड ऑफ अदर्स। जो तेज भाग सकता है वाई नॉट टू लेट देम मूव फास्टर देन अदर्स, उसको हम क्यों रोकें। तो मेरा ख्याल से मेरा पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक बात आप रियलाइज करें कि जो फिजिक्स ओलंपियाड होता है उसकी स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है एनएसईपी। तो जो एनएसईपी का लेवल होता है वो बिट मॉडरेट होता है, और अगर मैं ऐसे बोलूं तो जेई मेन से बहुत मार्जिनली अबव होता है। आप उसको ऑलमोस्ट जेई मेन के बराबर मान सकते हो। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस अगर जेई मेन के लेवल की क्वेश्चंस की है, जेई मेंस के कुछ टफर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, अगर उस लेवल की आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप उसमें हाई स्कोर कर सकते हो।
क्योंकि उसका जो पेपर होता है वो मॉडरेट होता है, हाई स्कोरिंग होता है, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एनएससीपी के लिए पहली रिक्वायरमेंट है योर सिलेबस शुड बी कंप्लीट। ठीक है, तो एनएसईपी इज फर्स्ट स्टेज। ठीक है, देन कम्स आईएनओज, जैसे हम बोलते हैं इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, आईएनपीएचओ बोल सकते हो आप। तो नेक्स्ट स्टेज होता है आईएनपीएचओ। तो जो आईएनपीएचओ स्टेज है इट इज मार्जिनली अबव जेई एडवांस्ड। अगर आपकी जेई एडवांस की अच्छी प्रिपरेशन है तो इस बात की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप आईएनपीएचओ क्रैक कर सकते हो। इस लेवल इज जेई एडवांस्ड, मार्जिनली अबव जेई एडवांस। दैट्स अगर उसमें 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बिलीव मी सिर्फ एक ऐसा होगा शायद जो जेई एडवांस से ऊपर जाए, बाकी रिमेनिंग 4 जो होंगे दोज विल बी ऑफ द लेवल ऑफ जेई एडवांस्ड। तो अगर आप जेई एडवांस की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो यू कैन क्रैक आईएनपीएचओ। उसके बाद की जो स्टेजेस हैं, जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं, उसमें ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है, फिर इसके बाद प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं एंड दे आर वेरियस ट्रेनिंग कैंप्स। तो दैट मीन्स जो हम लोग जिस लेवल तक काम कर सकते हैं स्टूडेंट के वो है आईएनपीएचओ लेवल, उसमें बच्चों की अच्छी ग्रेड दिलवा सकते हैं। इसके बाद बच्चे ओसीएससी में सेलेक्ट होते हैं, उसके प्रिपरेशन करते हैं और हायर लेवल की प्रिपरेशन होती है जिसके लिए थोड़े से स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, बट वो स्टेजेस आईएनपीएचओ लेवल के बाद स्टार्ट करनी होती है। तो लेट मी कम बैक टू एनएससीपी, फर्स्ट 2 स्टेजेस एनएससीपी एंड आईएनपीएचओ। ये 2 स्टेजेस के लिए बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जे एडवांस लेवल पे आप बात कर सकें। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए सीधी सी बात यह है, फिजिक्स के लिए आप एक बात रियलाइज करें कि फिजिक्स बहुत ही लिमिटेड लॉज में, बहुत ही लिमिटेड लॉज में वर्क करता है फिजिक्स। अगर मैं ओवरऑल गिनूं तो हार्डली अबाउट 18 इक्वेशंस हैं एंड लॉज हैं जिससे मोस्ट ऑफ द फिजिक्स जिस पे फंक्शन करता है। ठीक है, रेस्ट कैन बी डिराइव फ्रॉम देम। तो बहुत लिमिटेड लॉस पे वर्क करता है। कॉन्सेप्चुअल जो बिल्डअप है वो खुद करना होता है, डीप इनसाइट डेवलप करनी होती है। वो इनसाइट तब डेवलप होती है जब आप चैलेंजेस लेते हो। ठीक है, एक बात बेटा हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि किसी के सवाल कराने से तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती। तुम्हारी फिजिक्स तब अच्छी होगी जब आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो और न्यूमेरिकल से तुम्हारी खुद की फाइटिंग एक टेंडेंसी हो। तुमने न्यूमेरिकल से फाइट किया हो, फाइट करते करते बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर होते हैं जो कोई दूसरा न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करके तुम्हें दिखा रहा है तो वॉचिंग करने से वो नहीं आता है। हाँ, वॉचिंग करने से जे एडवांस क्रैक हो सकता है, जे मेन में भी अच्छा परसेंटाइल आ सकता है, बट वॉचिंग करने से टॉप रैंक्स इन जे एडवांस एंड गुड सिलेक्शन इन आईएनपीएचओ नहीं हो सकता। उसके लिए आपको राइटिंग टेबल पर आना ही पड़ेगा और चीज़ों को हेड ऑन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में फंडामेंटल्स के साथ साथ आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए ऑन लैंग्वेज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लैंग्वेज एस्पेक्ट बड़ा स्ट्रांग एंड पावरफुल होना चाहिए सो दैट उस रिटन टेक्स्ट को आप एक बार में समझ सके। जितनी जल्दी आप उस रिटन टेक्स्ट को समझोगे उतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी अच्छी आप अप्रोच कर सकोगे। तो आपकी अप्रोच अच्छी हो इसके लिए आपके पास अच्छी कॉम्प्रिहेंशन स्किल होनी चाहिए और वो अच्छी कॉम्प्रिहेंशन स्किल सिर्फ आती है अच्छे टेक्स्ट बुक के रीडिंग से। तो अच्छे टेक्स्ट बुक के रीडिंग का एक हैबिट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक रीडिंग का हैबिट नहीं है तो उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स
जब किसी न्यूमेरिकल में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि बेटा तुम्हारी फिज़िक्स तो अच्छी है बट तुम्हारी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो आई होप माई फर्स्ट मैसेज इज़ क्लियर टू यू कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, जब आप फिज़िक्स को हैंडल कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम्स यू आर डीलिंग विद इक्वेशंस। आप किसी सिचुएशन को देखते हैं, उसका विजुलाइजेशन करते हैं, आप विजुलाइज करते हैं इस सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है, फिर आप कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं कि कौन कौन से लॉज इसमें अप्लीकेबल होंगे, उन लॉज को आप अप्लाई करते हैं। लॉज को अप्लाई करने में आप कुछ इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। जब आपकी इक्वेशंस बन जाती हैं तो आप उन इक्वेशंस को मैनिपुलेट करते हैं। समटाइम्स आप कैलकुलस यूज़ कर सकते हैं, समटाइम्स आप अलजेब्रा यूज़ करते हैं, एंड देन यू यूज़ अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स गोज इन हैंड विद फिजिक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स की मैंने आपसे बात बोली, तो बहुत बार क्या होता है, बच्चों का फिजिक्स का पार्ट अच्छा होता है बट मैथमेटिक्स में अलजेब्राइक हैंडलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक हैंडलिंग, कैलकुलस हैंडलिंग ये वीक होता है। दैट मीन्स इवन इफ दे हैव क्रैक्ड द मेन थीम ऑफ अ क्वेश्चन, दे आर नॉट एबल टू कम टू लॉजिकल कंक्लूजन। आंसर तक वो नहीं पहुंच पाते बिकॉज दे लैक समवेयर इन मैथमेटिक्स। इंटरप्रिटेशन डेटा का नहीं कर पाते। समटाइम्स स्टूडेंट ग्राफिकल एनालिसिस में वीक होते हैं, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि होता बहुत सिंपल है बट बच्चे कहते हैं कि मुझे ग्राफिकल एनालिसिस नहीं आती। समटाइम्स वो इक्वेशंस फ्रेम करके बैठे होते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू एलिमिनेट थिंग्स, हाउ टू फैक्टराइज थिंग्स। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स में प्रोफिशिएंसी कैसे आएगी? तो डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एल्जेब्रा, डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ बल्कि एक्सप्रेशंस। उसको आपको लिख के देखना पड़ेगा। तो बेटा अभी मैंने आपसे एक बात बोली कि जब आप किसी को सवाल करता हुआ देखते हो तो बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन समझ करके उसको रिप्रोड्यूस करना इज नॉट फिजिक्स। फिजिक्स ये है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपने उसका प्रॉपर विजुलाइजेशन किया, सिचुएशन का कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया, फिर आपके अंदर अपनी ऐसी एबिलिटी आई कि आपने उसकी इक्वेशंस लिख ली, आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि विच इक्वेशंस विल बी वैलिड ऑन इट, फिर आपने इक्वेशंस फॉर्म की, उसको क्रैक किया। ये सारे प्रोसेसेस मिस हो जाते हैं जो आप सिर्फ वॉचिंग करते हो। इसलिए हम कहते हैं देयर इज अ थिंग कॉल्ड इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशंस शुड बी लिमिटेड एंड होमवर्क शुड बी ग्रेटर इन अमाउंट। जितना ज़्यादा आपको होमवर्क मिलेगा उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा सवाल आप करोगे उतना अच्छा है। तो होमवर्क होना चाहिए बल्क, फंडामेंटल्स जाने चाहिए प्रिसाइज, इफेक्टिव, क्लैरिटी के साथ। जैसे ही क्लैरिटी आ गई फंडामेंटल्स की, अब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। तो इट इज़ ड्यूरिंग एप्लीकेशंस, ड्यूरिंग हार्ड ग्राइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, वो आपको एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा डायमेंशन मिलती है। ठीक, तो एक्स्ट्रा एज बेटा अगर गेन करना है तो यू शुड नॉट बी रनिंग अवे फ्रॉम सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, इनफैक्ट यू शुड बी टेकिंग देम हेड ऑन। न्यूमेरिकल्स को बेटा हेड ऑन लोगे तो तुम्हारी जीत होगी। और अगर किसी को सॉल्व करते हुए देखते रहोगे तो ये वैसा ही है कि माइकल फेल्प्स को तुम स्विमिंग करते देखते रहो और फिर स्विमिंग पूल में उतर जाओ, देखो तुम्हारी हालत क्या होगी। सचिन तेंदुलकर को तुम स्क्वायर कट कवर ड्राइव मारते हुए देखते रहो, विराट कोहली को कवर ड्राइव मारते देखते रहो और फिर पहुंच जाओ मिशेल स्टार्क के सामने, देखो तुम्हारी हालत क्या होगी। तो वॉचिंग ओनली से कुछ नहीं होगा। होगा क्या? जब आप खुद उसको अटैक करोगे। इसलिए अपनी हैबिट मानो। स्टूडेंट्स आउट ऑफ लैक ऑफ पेशेंस न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम पे गिव अप मार देते हैं और उसी टाइम पे उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो बिल्डअप करना स्टॉप कर देती हैं। उनकी कैपेबिलिटीज़ फिर नहीं बन पाती हैं, फिर वो सिर्फ कॉपी करता है। और जब वो कॉपी पेस्ट सीख जाता है तो क्या होता है कि क्लोज टू एग्जामिनेशन वो इस बात की डिमांड करता है कि मुझे सारी रिकॉर्डिंग दे दो, मैं सारी रिकॉर्डिंग फिर से देखूंगा, कहीं से लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे दो, कहीं से यूट्यूब दे दो, कहीं से वन शॉट दे दो, ताकि मैं उसको पूरा देख लूं और पूरा फिर से कर लूं। यू बिकम डिपेंडेंट ऑन द अदर्स। तो फिजिक्स एक स्किल है
और वो स्किल बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स में घूमती है। तो जो आप ये वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स लोगों को सॉल्व करते हुए देखते हो, उसका रीज़न ये होता है कि दे आर क्लियर इन फंडामेंटल, they have developed ability to visualize and conceptualize, they have developed ability to crack algebraic mathematical part of that equations, उसका interpretation वो उन्होंने डेवलप कर लिया है, ओवर द टाइम उन्होंने डेवलप कर लिया है। जो बच्चे डेवलप नहीं कर पाते हैं वो फिर स्ट्रगल करते रहते हैं, और एंड तक जब तक वो आप उसका टैक्स नहीं दोगे फिजिक्स का, स्ट्रगल का, न्यूमेरिकल सॉल्विंग का। वाई फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाई दे गो हैंड इन हैंड, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मैथमेटिक्स जो है वो बेसिक लैंग्वेज है फिजिक्स की। जब फिजिक्स में कोई बात बोलनी होगी तो इट विल बी इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो शुड बी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। तो बेटा मैंने आपको ये समझाया कि आपके पास प्रोफिशेंसी इन लैंग्वेज होना चाहिए, आपके पास मैथमेटिकल स्किल होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए टू टेक हेड ऑन, टू बियर हार्ड ग्राइंड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन करना इतना ईजी नहीं होता है, पेशेंस लूज होती है, समटाइम्स मोनोटोनस भी होता है। बिकॉज जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप एक स्किल अक्वायर कर रहे हो, और स्किल अक्वायर करने के लिए आपको एक प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हार्ड ग्राइंड देना पड़ेगा, और जब स्टूडेंट्स वो हार्ड ग्राइंड नहीं देते हैं तो दे स्टार्ट लैकिंग। तो ये मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बेटा तुम में से जो लोग भी क्लास 9-10 में हो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर खुद का पैशन है, अगर आपके अंदर पैशन डेवलप हो चुका है कि मुझे फिजिक्स ओलंपियाड करना है, आप खुद से इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है नहीं मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, मम्मी पापा का ड्रीम नहीं है, ये मेरा ड्रीम है टू फाइट फॉर ओलंपियाड्स, तो अगर ये आपका ड्रीम है तो इट्स अ गो हेड फ्रॉम माई साइड, इट्स अ गो हेड फ्रॉम माई साइड, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको परसू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी को देख करके, किसी को फॉलो करते हुए, क्योंकि आपके मम्मी पापा कह रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, ऐसा नहीं। इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो मेरी तरफ से गो अहेड है, ठीक है। अब बात आती है क्या बच्चे अर्ली स्टेज में कोप अप कर सकते हैं इस हार्ड ग्राइंड से? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो जो बच्चे बहुत अर्ली स्टेज में, 9th 10th या 11th के भी अर्ली स्टेज में, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिक्स आता है बाय AI प्रिलिप्को, एक क्रेशमर, रशियन ऑथर्स हैं क्रेशमर एंड प्रिलिप्को, प्रिलिप्को इज अनदर बुक, क्रेशमर इज अनदर बुक। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल्जब्रा, ट्रिगोमेट्री, इस टाइप चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली दी हुई हैं। तो जो अर्ली स्टेज वाले बच्चे हैं वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, लॉगरिथमिक के क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, और जो फैक्टराइजेशन और जो कॉम्प्लेक्स एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को डील करना है वो भी उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसको वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा थोड़ी देर कि जो प्रिपरेशन फिजिक्स का पार्ट होता है वो कैसे चलती है। तो बेटा फिजिक्स की प्रिपरेशन लेयर बाय लेयर चलती है। लेयर बाय लेयर का मतलब ये है कि सबसे पहले एक फंडामेंटल लेयर आती है जो कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स SCV से ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स SCV से ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट लेयर है, और वो फर्स्ट लेयर NSCP के एकदम बिल्कुल इक्विवेलेंट है। वाई दिस बुक? बिकॉज इट इज ग्रेडेड, इट इज इन सीक्वेंस, इट इज इन सीक्वेंस। माई सेल्फ ऑथर, मेरी बुक्स भी बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स हैं, काफ़ी उसमें बच्चों ने मेरे को अप्रिशिएट किया है, टीचर्स ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरी बुक्स को, बट वो उतनी ग्रेडेड नहीं है, वो थोड़े से अपर लेवल से स्टार्ट करती हैं। तो जो रियल फिजिक्स के एंथुजियास्ट हैं वो उसको देखें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। दे आर वेरी हार्ड न्यूमेरिकल्स, गुड न्यूमेरिकल्स, और जिस लेवल का फिजिक्स ओलंपियाड होता है उस लेवल का है। और इनफैक्ट अभी मेरा एक लॉन्च हुआ है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लॉन्च हुआ है, विच इज़ इन 2 वॉल्यूम्स, is one of the most powerful textbooks,
तो ये लॉन्च हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड आई अश्योर यू कि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्स्ट बुक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फॉर जे एडवांस एंड ओलंपियाड्स। तो जो भी फिज़िक्स के ओलंपियाड्स हैं, जो भी फिज़िक्स ओलंपियाड के एंथुजियास्ट हैं, प्लीज़ डू गो फॉर दीज। ये बहुत ही पावरफुल बुक है। सिमिलरली मेरा जो मैकेनिक्स पार्ट 1 है वो भी एक बहुत पावरफुल टेक्स्ट बुक है, मैकेनिक्स पार्ट 1। इसमें भी काफ़ी अपर लेवल पे बात हुई है, बेसिक्स अपर लेवल पे बात हुई है, बट जैसे मैंने आपसे कहा कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बुक्स इज बुक बाई डॉक्टर S.C. वर्मा, तो वो ग्रेडेड है। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है इरोडोव। इरोडोव इज रेलेवेंट, will be relevant, and it's one of the most powerful numerical book on this planet. उसका रीजन क्या है? जस्ट लाइक बुक ऑफ डॉक्टर S.C. वर्मा ग्रेडेड, इरोडोव थोड़ा सा अपर लेवल से ग्रेडेड स्टार्ट होता है। तो जब आप ग्रेडेड पढ़ते हो तो क्या होता है कि सबसे पहले वो आपके फॉर्मूलों पे अटैक करता है, उसको सिखाता है, फिर धीरे धीरे करते उसको आप अपर लेवल पे ले आते हो। ठीक है, अब बात मैंने अपनी बुक की भी की। मेरी बुक में क्या है? माई बुक गिव्स यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्टेड हैं, उसमें ओलंपियाड्स भी हैं, बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्टेड हैं। तो आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है टू ऑल काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो आप फेस करने वाले, जो आप फेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बूस्ट होगा जिससे कि आपको कंप्लीट एक्सपोजर मिल चुका होगा और आप एब्सोल्युटली रेडी होगे फॉर जे एडवांस एज वेल एज फॉर ओलंपियाड्स। तो स्टूडेंट्स, होपफुली मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा कि हाउ टू बिगिन। इट वॉज अ वीडियो फॉर बिगिनर्स। अब आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, एंटरप्राइजिंग हैं, आपने अगर 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप मेरा क्लास 12th का जो बैच स्टार्ट हुआ है 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्रॉम 14th जनवरी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। तो अभी उसमें क्लास 11 का जो पोर्शन कवर होगा दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल वेव, ये तो 11 का पोर्शन कवर होगा। देन कम्स क्लास 12 सिलेबस। तो जो बच्चों का 11th कंप्लीट हो चुका है इवन ओलंपियाड लेवल पे, वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पिकअप कर सकते हैं ताकि उनकी अक्टूबर तक पूरा ही सिलेबस फिनिश हो जाए, फिर वो दे आर रेडी टू टेक ऑन ओलंपियाड्स। जो बच्चे एकदम बिगिनर्स वाले हैं तो बिगिनर्स बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 2 अप्रैल से मेरा जो टारगेट 2027 बैच स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स उसको पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं फंडामेंटल से स्टार्ट करके अपर लेवल तक ले आता हूँ। और क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं उसको मैं ही डील करूँगा, फिजिक्स के टर्म्स में बताऊँगा कि हाउ दे बी यूटिलाइज इन फिजिक्स, किस तरह से मैथमेटिक्स को फिजिक्स में ब्लेंड करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वो 0 लेवल से अपर लेवल तक जाएगा। तो जो बिल्कुल ही अर्ली बिगिनर्स हैं दे कैन ज्वाइन दैट बैच बिगिनिंग फ्रॉम 2 अप्रैल 2025। वो टारगेट 2027 के लिए, तो इनका 11th ख़त्म हो गया है, वो भी 11 से 12 मूविंग बैच में आ सकते हो। और जो बच्चों का बिगिनिंग स्टेज है वो सीधे 2 अप्रैल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इट हैज़ बीन अ वेरी मार्वलस जर्नी फॉर मी। अभी तक आई एम enjoying जो प्रेजेंट मेरा स्टेटस है, आई एम enjoying माई सेल्फ विथ कॉन्कर जेई, और आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिस्पॉन्स, और वही मेरे कॉन्फिडेंस का रीज़न है। इट हैज़ बीन अबाउट 30 years इन दिस फील्ड। आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। मैं इसीलिए पूरी अथॉरिटी से आपको अपनी बातें बोल सकता हूँ। स्टे कनेक्टेड विद मी। जो मेरा चैनल है बेटा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको गुरु दक्षिणा के फॉर्म में सब्सक्राइब कर लो आज। इस वीडियो को लाइक भी करना, अच्छे कमेंट्स भी देना, और जो अच्छी बातें तुम्हें सीखी हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख भी देना ताकि दूसरे लोग उसको पढ़ के खुश हो सकें, उससे कुछ लर्न कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।